दोस्तों, ओडिशा राज्य जो मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा के लिए पूरी दुनिया भर मशहूर है, जहां हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए जगन्नाथ मंदिर आते हैं और इसी रथ यात्रा को पूरे देश में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को यह बात पता ही नहीं कि इस मंदिर के रथ यात्रा को शुरू करने वाले दूसरे तीसरे कोई नहीं बल्कि नागपुर के राजघराने के संस्थापक महाराज रघुजीराजे भोसले थे। जी हाँ दोस्तों, यह मंदिर एक समय धन और वैभव से काफी संपन्नशाली था, परंतु इस मंदिर में स्थित धन की लालसा में कई सारे विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को लूटा, जिसमें फिरोज शाह तुगलक, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, बंगाल के नवाब जैसे कई सारे बड़े बड़े शासक समाविष्ट थे, जिन्होंने केवल मंदिर की धन संपत्ति को ही नहीं लूटा बल्कि मंदिर के बहुत से हिस्सों को भी तोड़ दिया और मंदिर के आसपास रहने वाले हिंदुओं को मारकर बड़े पैमाने पर रक्तपात किया, जिसकी वजह से मूर्तियों को हर बार मंदिर से बाहर सुरक्षित स्थान पर स्थलांतरित करना पड़ता था। ऐसे अनेकों कारणों की वजह से भगवान जगन्नाथ की वह सुप्रसिद्ध रथ यात्रा बंद पड़ गई थी। ओडिशा में मराठों का शासन। मराठों ने हिंदुस्तान से मुगल सल्तनत को उखाड़कर सफलतापूर्वक मराठा साम्राज्य के पवित्र भगवे ध्वज को पूरे हिंदुस्तान भर फैला दिया था, जिसमें नागपुर के रघुजीराजे भोसले का भी बहुत बड़ा योगदान था। इन्हीं के नेतृत्व में मराठों ने बंगाल पर जीत हासिल करके ओडिशा जैसा पवित्र राज्य नवाब अलवर्दी खान के कैद से मुक्त कर दिया था और ओडिशा राज्य को मराठा साम्राज्य में शामिल कर दिया था। जिसके बाद मराठों ने ओडिशा राज्य पर स्वतंत्र राज्य करना शुरू कर दिया, जिसमें ओडिशा राज्य के लगभग 30 जिले शामिल थे। बाद में जब रघुजीराजे भोसले ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के पास पहुंचे तो मंदिर की वह बहुत ही बड़ी दुर्दशा उन्होंने देखी। उन्होंने तुरंत ही हजारों एकड़ जमीन मंदिर को दान में देकर मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया, पूजा अर्चना के साथ साथ मंदिर में फिर से मूर्तियों को स्थापित किया और रुकी हुई जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा को पुनः शुरू करने का आदेश दिया। और इतने पर ही वो रुके नहीं, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का बहुत सारा विकास किया। जैसे कि उन्होंने उस समय 40 लाख रुपए इतनी बड़ी धनराशि देकर मंदिर के परिसर में भोग मंडप का निर्माण करवाया, मंदिर के मठ को दानपत्र प्रदान किए, यात्रियों को रहने के लिए मठ का निर्माण भी करवाया और साथ ही साथ लगभग 22 धर्मशालाओं का भी निर्माण करवाया। और इतना ही नहीं, जगन्नाथ मंदिर के महाद्वार के पास 34 फुट का अरुण स्तंभ है, जो जगन्नाथ मंदिर के 25 फुट के अंतर पर है, उसे भी मराठों ने ही स्थापित किया था। और मराठा शासन काल में उस समय सालाना 20,000 रुपए जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा पर खर्च कर दिए जाते थे। और इसके अलावा भारत के सभी राज्यों के लोगों को जगन्नाथ मंदिर का दर्शन हो सके, इसलिए उड़ीसा के कटक से कोलकाता, नागपुर, जयपुर, मद्रास, विशाखापट्टनम, कलिंगपट्टनम जैसे अनेक रोडों का निर्माण भी मराठा शासन काल में ही किया गया और आवश्यकता अनुसार उस रोड पर पुलों का निर्माण भी करवाया गया। जब हम पुरी शहर में प्रवेश करते हैं तो ऐसा ही हमें 280 फुट का पुल देखने को मिलता है, जिसे 18 नाल पुल कहते हैं, जो आज भी मराठों के वैभव की साक्ष्य देता है। ऐसे ही बहुत प्रयासों के बाद मराठा शासन काल में इस मंदिर का वैभव फिर से लौट आया था। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मराठा शासन काल में ओडिशा से मुस्लिम शासकों का केवल अंत ही नहीं हुआ बल्कि बाहरी आक्रमणकारियों से भी मंदिर को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। तब से आज तक इस मंदिर की रथ यात्रा बिना किसी रुकावट के हर साल एक नए उत्साह के साथ मनाई जाती है। जगन्नाथ मंदिर की इस रथ यात्रा को भारत के हर कोने कोने तक पहुंचाने का श्रेय नागपुर के भोसले राजवंश को ही दिया जाता है और इसी कारण जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा के दिन विशेष तौर पर नागपुर के भोसले वंश को विशेष निमंत्रित किया जाता है। और इसी प्रकार आज हमने भगवान जगन्नाथ मंदिर का मराठा शासन काल में किया गया योगदान एवं जीर्णोद्धार इस बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक शेयर